सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया या चुना गया है। तो आंसर होगा जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। तो जेफरी हिंटन का नाम तो आपने कई बार सुना है, मैंने आपको कई बार बताया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर इन्हीं को कहा जाता है, जेफरी हिंटन को। जब भी एआई की हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, ये नाम मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो ये नाम तो आपको ऑलरेडी याद है। दूसरे का नाम आपको याद रखना है जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जॉन जे हॉपफील्ड उनका नाम है। और अभी इन दोनों को 2024 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है और उन्हें उनकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाले फाउंडेशन डिस्कवरीज और इन्वेंशन के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया है। तो ये तो हो गया फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। कल हम लोगों ने मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की चर्चा की थी। वो दो व्यक्ति कौन है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। बाकी और क्या स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये याद रखना, नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और 1901 में इसे शुरू किया गया था देना। फादर ऑफ डायनामाइट इन्हीं को कहा जाता है। 6 क्षेत्रों में 6 फील्ड में दिया जाता है। मेडिसिन दे दिया, फिजिक्स दे दिया, अब केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस का आना बाकी है। और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का ये 1968 से दिया जाना शुरू किया है। सबसे पहले किन भारतीयों को मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में साहित्य का, उनकी कृति गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी किन भारतीय को मिला? अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स का। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? मलाला यूसुफजई, 17 साल की उम्र में शांति का मिला था। और सबसे उम्र दराज पूछोगे तो जॉन बी गुडएनफ है, 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। 2019 की बात है, ये केमिस्ट्री का इनको मिला था, लेकिन अभी इनका निधन हो चुका है। और ये शीट मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा जब तक ये पूरे के पूरे 6 बार हम पढ़ेंगे इन प्रश्नों को। 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार आएंगे, 2 बार आ चुके हैं, 4 बार और आने बाकी हैं। तो बार बार ये शीट में आपको रिवाइज कराऊंगा ना, तो ये सारी चीज़ें आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए, वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। और जब सारे नाम हो जाएंगे तो मैं आपको हर बार की तरह ट्रिकी वीडियो बना करके भी दूंगा, ठीक है। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प नाम से एक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और अभी उन्होंने ही राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने और नशीली दवाओं के आदी लोगों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए संकल्प नाम से एक पहल शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस पहल के तहत सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल के कोटला बडोग में राज्य स्तरीय नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और नालागढ़ में 1 मेगावाट कैपेसिटी का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित किया है। इसके अलावा राज्य की एकल नारी योजना के तहत विधवाओं और एकल महिलाओं के 23,000 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। और आपको याद होगा तो अभी अगस्त के महीने में हम लोगों ने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ही स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की थी। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको हिमाचल प्रदेश ही ले चलता हूँ। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल। यहाँ पे आपको शिपकिला दर्रा मिल जाएगा, रोहतांग दर्रा और बाड़ाचला दर्रा यहाँ मिल जाएगा। दर्रा मतलब माउंटेन पास। पोंग बांध यहाँ पर आपको मिलेगा व्यास नदी पे, इसी पे आपको पंडो बांध मिल जाएगा, बाकड़ा नांगल बांध मिल जाएगा आपको, सतलुज नदी पे चमेरा बांध रावी नदी पे। और नेशनल पार्क्स की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड। पक्षी है जुजराना, वेस्टर्न ट्रोगोपैन कहते हैं। वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांश जिसे पिंक रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। यहाँ के कुछ लोक नृत्य हैं जैसे कि नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया। चलो आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ और करंट अफेयर्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊँ। तो एक तो अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू हुई, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू हुई और भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू हुई, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू हुई। सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी
प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, संजीवनी परियोजना। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, उनका निधन हो गया वैसे तो अभी, वो हिमाचल प्रदेश से थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमखंड योजना शुरू की थी। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में बना। और सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना यहाँ शुरू हुई थी। नारी को नमन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग आपको मिलेगी जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल स्टेशन का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है ये। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल करने वाले विधेयक को पारित किया था। हिम उन्नति योजना यहाँ पे शुरू हुई थी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और टाइम्स मैगजीन ने अभी 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी, उसमें 3 भारतीय भी हैं। एक है हिमाचल प्रदेश का नार बुटीक होटल, बाकी है हैदराबाद का मनम चॉकलेट फैक्ट्री और मुंबई का म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। और आपको याद है अभी वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्य काल यानी कि 0 आवर की परंपरा भी शुरू की थी। तो देखो हिमाचल प्रदेश से कितने सारे करंट अफेयर्स के मैंने आपको प्रश्न भी रिवाइज करा दिए। लगभग 25 से 28 के बीच में प्रश्न हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं इस एक ही प्रश्न में, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपको बता दूं कि इन सभी का पीडीएफ बना करके मैं आपको दूंगा। ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी रिवीजन वाली शीट्स उसमें आ जाएंगी। फ्री में उपलब्ध होती है पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? अपने टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे। वहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा तो उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए, ताकि जब भी पीडीएफ अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सीधा आपको मिल सकेगा। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे, अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो प्लीज़ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके इसे सपोर्ट ज़रूर करें। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर, कि वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने हम सफ़र नीति शुरू की है? तो आंसर होगा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने। तो अभी केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी, और अभी उन्होंने नई दिल्ली में हम सफ़र नीति को शुरू किया है। इस पॉलिसी को शुरू करने का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्री की सुविधा को बढ़ाना और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना। मतलब नेशनल हाईवेज और जो एक्सप्रेसवेज होते हैं उनके किनारों पे भोजनालय आपको मिल सके, फ्यूल स्टेशन मिल सके और ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाए। और जो यात्री है, जो पैसेंजर है, वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक एप्लीकेशन है, राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन। उस पर तुरंत उसके आसपास में अगर इस तरह की कोई सर्विस होगी तो वो तुरंत उसको इस एप्लीकेशन से पता चल जाएगा। तो ये है इस हम सफ़र नीति का उद्देश्य। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 1995 में। दिल्ली में मुख्य है और अध्यक्ष अभी हैं संतोष कुमार यादव। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय से याद आएगा, इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और अभी इन्होंने सपनों की उड़ान नाम से एक ई पत्रिका लॉन्च की थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें, जिसकी मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, अभी इन्होंने शी बॉक्स नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। और कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और अभी इन्होंने किसानों की बात कार्यक्रम शुरू किया था, किसानों से संवाद करने के लिए, मतलब बात करने के लिए। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य में जल जागर महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, अभी उन्होंने धमतरी में रविशंकर जलाशय गंगरेल डैम में जल जागर महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है जल और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है तो मैं आपको छत्तीसगढ़ ले चलूँगा, लेकिन उससे पहले जल से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत सारे हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। वो सारे एक साथ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आपको भी मज़ा आएगा सबको एक साथ कनेक्ट करके पढ़ने में, सबको एक साथ कलेक्ट करके पढ़ने में। जैसे कि देखो, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। आपको याद है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना था कौन सा? गोवा।
और देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना था। और यूनियन टेरिटरी में पूछोगे तो दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एंड दीव। अच्छा, हवा से जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने वाली मशीन का नाम क्या है? मेघदूत है। और भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश ये बना था अंडमान निकोबार। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया था? न्यूयॉर्क में। पानी की कमी से निपटने के लिए भी जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना था केरल। जल दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया था बेंगलुरु में। और जल दूत एप्लीकेशन को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किया था, डेवलप किया था IISc बेंगलुरु ने। जल महोत्सव 2023 ये मध्य प्रदेश के खंडवा में मनाया गया था। आपको याद है वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 10वां संस्करण था, बाली इंडोनेशिया में हुआ था। और अब जो 2027 में वर्ल्ड वाटर फोरम होगा 11वां संस्करण, वो कहाँ पे होगा? सऊदी अरब में। अभी हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताओ कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया था? तो गुजरात के सूरत में। तो ये तो मैंने आपको जल से संबंधित वो सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ा दिए जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं अलग अलग टाइम पे, मैंने आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए। अब इतना ही नहीं, यहाँ पे बात छत्तीसगढ़ की हुई थी तो मैं आपको छत्तीसगढ़ भी ले चलता हूँ। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल इसके रायपुर है, गवर्नर है रमन डेका और मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। बाकी देखो छत्तीसगढ़ के भी कुछ करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराऊँ, ये इसी साल वाले हैं 2024 वाले। जैसे कि युवा मितान परिवहन योजना यहाँ शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू होती है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला था। और 2023 का पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला था विनोद कुमार को। ये अवार्ड पाने वाले ये भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। छेरछेरा महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मितान योजना हो गया, कौशल्या मातृत्व योजना हो गया, ये सब यहीं की हैं। यहीं पे आपको इंद्रावती नेशनल पार्क मिल जाएगा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य यहाँ मिलेगा छत्तीसगढ़ के कोरबा में। पांडवानी नृत्य बड़ा फेमस है जिसकी पहली महिला कलाकार तीजन बाई हैं। हरेली उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और गेवरा कोयला खदान आपको यहीं पे मिलेगी। अभी न्यूज़ में क्यों थी? worldatlas.com के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा इसको मिला था। और पहले नंबर पे थी ब्लैक थंडर खदान जो कि अमेरिका की है। बाकी आपको याद है अभी देश का पहला कोविड गंभीरता बायो मार्कर किट लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ ने, जो कि कोविड-19 की गंभीरता का पता लगा सकता है। और विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर को अभी लगाया गया था छत्तीसगढ़ के बेमतेरा जिले के ग्राम कठिया में, जिसकी ऊंचाई 140 फुट। तो ये छत्तीसगढ़ से हो गए सारे करंट अफेयर्स, इनको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। बथुकम्मा जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। बथुकम्मा का मतलब होता है देवी का जीवन में आना। ये भद्रपदा अमावस्या से शुरू होकर के दुर्गाष्टमी तक यानी कि 9 दिनों तक मनाया जाता है। तो अभी मनाया जा रहा है ये तेलंगाना में। और इस त्यौहार में महागौरी की पूजा की जाती है जो जीवन दात्री और नारित्व की संरक्षक देवी के रूप में मानी जाती है। तो बथुकम्मा फेस्टिवल याद रखना है, तेलंगाना का है। चलो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो ओणम फेस्टिवल ये केरल का है। केरल में इसी तरह से त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल, मक्कर विलक्कू, विशु उत्सव, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव, ये सब केरल में मनाया गया। अंडूरी महोत्सव ये उत्तराखंड का। हरेला उत्सव उत्तराखंड और हरेली उत्सव छत्तीसगढ़। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम। होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। लेकिन अगर पूछे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में। चलो आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है। इस बार का जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा जो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, 10 दिनों तक चलता है, इसमें पार्टनर कंट्री इस बार कौन है? ये अभी 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, बताओ अभी आप। बाकी शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में। लोसर महोत्सव लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और लोसांग महोत्सव पूछेंगे तो सिक्किम में। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर पूछ रहे हैं अभी विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। हर साल 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार 2019 में मनाया गया था। वैसे आपको बता अभी अक्टूबर में हमने कौन कौन से दिवस मना लिए हैं। तो देखो 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस और कॉफ़ी डे और वेजिटेरियन डे।
2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और नेशनल डॉल्फिन डे भी हमने 5 अक्टूबर को मनाया था। तो ये अभी तक अक्टूबर के डेज, इनको ध्यान में रखना। देखो बार बार जब भी डे वाला प्रश्न आ रहा है मैं आपको उस महीने के स्टार्टिंग से सारे डेज रिवाइज करवा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से ही आप रिवाइज करते हुए चलो तो लास्ट के एंड तक दिक्कत नहीं आएगी। अगर स्टार्टिंग से आप मेरे साथ साथ याद नहीं करोगे बोल बोल के, या जैसे भी आपको याद करना है याद नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो लास्ट में जब हम एक साथ रिवाइज करेंगे ना आपको बहुत बड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा कैसे याद होगा ये। तो एक साथ देखोगे तो लगेगा ही सही। तो स्टार्टिंग से याद करते हुए चलो, फिर नहीं लगेगा। चलो हम बढ़ते हैं आगे। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा कैस सैयद को। तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद को अभी दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तो कैस सैयद का नाम याद रखें आप। देखो पहले मैं आपको ले चलता हूँ ट्यूनीशिया। ये एक अफ्रीकी देश है। ट्यूनीशिया आप देखिए यहाँ पर है। कैपिटल ट्यूनिस होती है, करेंसी है दिनार, और प्रधानमंत्री कौन है? कामिल मद्दोरी, और प्रेसिडेंट अभी फिर से बन गए, कैस सैयद इनका नाम है। चलो फिर एक काम करते हैं, 2024 के सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वाले हैं, मतलब जितने भी इस साल प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने हैं जिन भी देशों में, वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। जैसे कि देखो अभी श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने थे अनुराग कुमारा दिसानायके, और प्रधानमंत्री कौन बनी थी? हरिनी अमरसूर्या। बाकी फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर बने। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मदजीद तेब्बोने। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक्टार्न शिनावात्रा। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी, जो आज हमने ट्यूनीशिया पढ़ा है तो इसके भी प्रधानमंत्री इसी साल बने थे और प्रेसिडेंट अभी फिर से बन गए। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान। यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति क्लाउडिया शियनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसैद। चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाय हलीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डीबी, और वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी। पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, और फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। बाकी हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्योक बने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो बने थे, और यमन की प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जा स्पेक्टिनोव। उसके अलावा भी हैं कुछ और, जैसे कि कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एपरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट फेलिक्स तसेसी केदी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। जापान के प्रधानमंत्री अभी बने शिगेरू इशिबा, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री आपने बता ही दिया हरिनी अमरसूर्या, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके। तो ये जनवरी से लेकर अभी तक जिन भी देशों में प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्न मैंने आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करा दिए। तो अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कॉलेज की छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। वैसे इस योजना के बारे में पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब इसकी घोषणा वगैरह हुई थी, लेकिन फाइनली अभी इसको शुरू कर दिया गया, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की, बेटियों की एजुकेशन को, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना। और ये कैसे होगा? तो इसके लिए ये वित्तीय सहायता देंगे, मतलब कक्षा 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर छात्राएं करेंगी तो इन्होंने कहा हर महीने हम उनको फाइनेंशियल हेल्प देंगे। तो इससे क्या होगा, जो पेरेंट्स होते हैं वो छोटी बच्चों की शादियां नहीं कराएंगे ये सोच करके कि यार इनको स्कूल भेजेंगे तो पैसा मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर कक्षा 11वीं और 12वीं में बच्ची पढ़ेगी तो हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे, और डिग्री के लिए पढ़ने वाली छात्राओं को 1250 रुपये पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट अगर छात्राएं करेंगी तो हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे।
अब वैसे असम की बात थी तो मैं आपको असम ले चलता, लेकिन आज हमने 2-3 राज्य वैसे पढ़ लिए और वीडियो भी लेंदी हो गया, तो आज हम असम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ योजनाएं 8-10 योजनाएं मैं आपको 2024 की इंपॉर्टेंट योजनाएं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि देखो, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये उड़ीसा ने शुरू की। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़। अबुआ बेर दिशोम योजना झारखंड। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की थी। लेक लाड़की योजना महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना दोनों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा भारत। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2024 की। इस बार इसका ये चौथा संस्करण था, जो कहाँ पे हुआ? पेरू के लीमा में हुआ। और मेडल टैली में आप बात करोगे तो टॉप पे यहाँ पे भारत है, जिसमें भारत ने तो 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रोंज जीते थे, यानी कि टोटल 24 मेडल। दूसरे स्थान पे इटली है, तीसरे पे है नॉर्वे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें जिसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है, और इसमें वैसे तो सारे नाम बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 13 गोल्ड है, गोल्ड भी बताएं तो 13 नाम हो जाते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, उनका नाम है मुकेश नेल्लावली। क्यों बता रहा हूँ इनका नाम? क्योंकि इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में टोटल 6 मेडल जीते हैं, तो इनका नाम ध्यान रखें आप। और शूटिंग से वैसे एक नाम आपके जहन में होगा, मैं बात कर रहा हूँ मनु भाकर की। मनु भाकर याद है, अभी पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुए थे उसमें 2 मेडल लेकर के आई थी, ये दोनों ब्रोंज थे, और अभी शिपिंग मंत्रालय ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। याद आ गया होगा आपको, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा राजकुमार हिरानी। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें ये सम्मान इंडियन सिनेमा में उनके योगदान देने के लिए दिया जाएगा। और बात करें अगर नेशनल किशोर कुमार अवार्ड की, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार के सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 8 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया जाना है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को। फिर पूछा चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता किसने? कोको गॉफ ने, अमेरिकी हैं। फिर पूछा अभी 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर लॉन्च किया गया, नाम क्या है? गुड़िया। फिर पूछ रहे हैं डीआरडीओ ने 4थी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वशोराद का सफल परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान में। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए? 13,822। दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से है? जिम्नास्ट है। और नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए समझौता किया? बांग्लादेश। और नेपाल के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? प्रकाश मान सिंह बन गए। जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? अजीत विनायक गुप्ते को बनाया गया। चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था? वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 मई को। हर साल 25 मई को हम ये दिवस मनाते हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।